कहानी की शुरुआत होती है 1998 के एक अपार्टमेंट से, जहां पर एक लड़की जिसका नाम टीका है वो रहने के लिए आई है। वो बहुत खुश है। कुछ दिन तो अच्छे से गुजरते हैं, लेकिन 2-3 दिन के बाद वो ये देखती है कि उसके कमरे के सीलिंग से पानी टपक रहा है। उसे समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। ना उसे कुछ समझ में आ रहा है, ना किसी टेक्नीशियन को कि उसके कमरे में आखिरकार लीकेज कैसे हो रही है। उसे लगता है कि शायद उसके ऊपर वाले फ्लोर यानी कि 610 से उसके कमरे में पानी आ रहा है। वो नीचे जाके मैनेजर से बात करती है, लेकिन मैनेजर ये कहता है कि आपके ऊपर वाले कमरे में तो कोई है ही नहीं। अब टीका बहुत परेशान हो चुकी है। वो ये फैसला करती है कि वो खुद जाके देखेगी कि वहाँ पर कौन रहता है और कौन नहीं। वो उस फ्लोर पे जाती है जो कि पूरी तरीके से बंद और वीरान है। वो उस कमरे को देख रही है जिसका नाम है 610। वो 610 कमरे की तरफ जाती है, तभी उस कमरे के अंदर से आवाज आती है, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आई हो, और अगर आई हो तो बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। टीका को लगता है ये अपार्टमेंट वाले उससे झूठ कह रहे हैं। 610 में जरूर कोई ना कोई औरत तो जरूर है। वो अंदर जाती है तो औरत कहती है, मेरा नाम है मिस के और 4 दिन और रात। उसे समझ में नहीं आता कि ये औरत क्या कह रही है, 4 दिन और रात। और ये औरत और उसकी बेटी दिखने में इंसान तो नहीं लग रहे। वो बहुत डर जाती है। वो अपने कमरे की तरफ भागती है। धीरे धीरे करके 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत जाते हैं और आज है 4था दिन। वो फाइनली अपनी बहन को बुला लेती है और अपनी बहन को सारी बातें बता देती है। उसकी बहन उसे समझाती है कि कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, जरूर तुम्हारी कोई गलतफहमी थी या फिर अपार्टमेंट वाले की कोई बेईमानी, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। अपनी बहन के समझाने के बाद टीका समझ जाती है अब 4 दिन भी खत्म हो चुके हैं और अब आ चुकी है रात। टीका ब्रश करने के लिए अपने बाथरूम में जाती है और यहाँ पर शुरू होता है एक खौफनाक सफर। टीका को ये लगता है कि उसके बाथरूम में कोई ना कोई तो जरूर है, लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद ये उसकी गलतफहमी है। लेकिन कुछ देर के बाद उसके टब से वही औरत और उसकी बेटी बाहर निकलती है और वो टीका के ऊपर हमला कर देती है। टीका चिल्लाती है। उसकी चीख की आवाज सुन के उसकी बहन बाथरूम की तरफ आती है और वो ऐसा नजारा देखती है जैसा नजारा उसने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक कभी देखा नहीं होगा। वो देखती है कि उसके बहन के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं और ये टुकड़े उन दोनों ने ही किए हैं। ये कहानी काफी खौफनाक और काफी खतरनाक है। इन सारी बातों से अनजान मूवी का अगला सीन हमें इस कहानी के लीड कैरेक्टर एल्मा की तरफ लेके जाता है। एल्मा जो कि एक छोटे से शहर में रहती थी, वो अपना एक रेस्टोरेंट चलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका रेस्टोरेंट बहुत ही घाटे में चल रहा था। एल्मा के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी थी। उसकी माँ हॉस्पिटल में बीमार थी। उसके ऊपर उसकी छोटी बहन मिया की भी स्कूल की जिम्मेदारी थी और उसका साथ देने के लिए कोई नहीं। उसके पापा भी उसे छोड़ के जा चुके थे। आलमा बहुत परेशान थी कि वो क्या करे, लेकिन उसे पता नहीं था कि परेशानी तो अभी शुरू हुई है। कुछ देर के बाद अल्मा के पास कॉल आता है और ये कॉल हॉस्पिटल से। उसे बताया जाता है कि अब उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी है। एल्मा बहुत रो रही है, उसकी बहन भी बहुत रो रही है और उन दोनों का साथ देने के लिए वहाँ पर एल्मा का बॉयफ्रेंड रे आता है। रे एल्मा को समझाता है कि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम मेरे साथ चल के शहर में क्यों नहीं रहती, वहाँ पर तुम्हें कोई ना कोई नौकरी जरूर मिल जाएगी। वैसे भी तुम्हारा ये रेस्टोरेंट का काम चल नहीं रहा, यहाँ पर रह के तुम मैनेज कैसे करोगी। अगर तुम शहर में रहती हो तो मैं भी तुम्हारा साथ देने के लिए आ सकता हूँ। रे सच में एल्मा से बहुत प्यार करता था। वो ये फैसला करती है कि वो रे की बात मानेगी और वो जॉब तलाशना शुरू कर देती है। फाइनली उसे एक अपार्टमेंट में मैनेजर की नौकरी मिलती है और वो अपार्टमेंट वाले उसे रहने के लिए एक कमरा भी दे रहे थे। एल्मा ये बात रे को बताती है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर भी था। रे उस अपार्टमेंट का नाम सुनता है और चौंक जाता है। ये वही अपार्टमेंट है जिस अपार्टमेंट में कुछ दिन पहले टीका की मौत हुई थी। वो एल्मा को सब कुछ बता देता है कि टीका कैसे मरी थी। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, लेकिन पुलिस को अभी तक पता नहीं चला कि ये काम किसने किया। ना वहाँ पर कोई हथियार था जिससे शरीर के टुकड़े किए जा सके, ना कोई अंदर आया ना कोई बाहर गया। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ है। एल्मा रे को समझाती है कि मुश्किल से मुझे एक नौकरी मिली और रहने के लिए जगह। अगर तुम चाहते हो कि मैं उस शहर में आऊं तो मुझे ये नौकरी करनी ही पड़ेगी। रे के पास कोई और रास्ता नहीं बचता है। वो मान जाता है और फाइनली अगले दिन एल्मा अपनी बहन को लेके उस शहर में पहुंच जाती है और यहाँ से शुरू होता है एक खौफनाक सफर शुरू। एल्मा और उसकी बहन बहुत खुश है कि वो एक नए शहर में आए। मिया रे से कहती है कि मुझे डांस भी सीखना है। रे उसे समझाता है कि इस अपार्टमेंट के पास एक डांस स्टूडियो है जिसे एक बहुत ही अच्छी औरत चलाती है, तुम वहाँ जाके डांस सीख सकती हो। मिया भी बहुत खुश है। फाइनली वो दोनों अपार्टमेंट की तरफ पहुँचते हैं। इस अपार्टमेंट के मालिक बुलेन और उसका पति एमान
मेहमान हैं। वो दोनों मिया और एल्मा को देख के बहुत खुश है। वो दोनों उसे पूरा रेस्टोरेंट दिखाते हैं, सब कुछ बताते हैं। ये देखो, ये है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड, फोर्थ, 5। लेकिन उसके बाद एल्मा ये कहती है 6 फ्लोर का क्या। उस फ्लोर का नाम सुन के वो दोनों पति पत्नी डर जाते हैं। वो एल्मा को समझाते हैं कि उस फ्लोर में बहुत सालों से काम चल रहा था, तो इसलिए हमने उस फ्लोर को बंद कर दिया, तुम वहां पर कभी मत जाना। एल्मा मान जाती है, उसे तो पता भी नहीं था कि उस फ्लोर पे आखिरकार है क्या। एल्मा का कमरा तीसरे फ्लोर पे और उसके कमरे का नंबर है 310। एल्मा बहुत खुश है, मिया भी बहुत खुश है और साथ ही साथ रे भी। वुलेन एल्मा को कहती है कि तुम अगले दिन से अपना काम शुरू कर सकती हो और उसके बाद वो दोनों पति पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। रे भी वहाँ से चला जाता है, लेकिन मिया को एल्मा से कुछ बातें करती हैं। वो एल्मा से कहती है कि रे तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम उससे शादी क्यों नहीं करती। वो तुमसे शादी करना चाहता है और तुम उसे टाल रही हो। एल्मा अपनी बहन को समझाती है कि मैं इस शादी को इसलिए टाल रही हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि जो मेरी माँ के साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो। एल्मा अपनी बहन को समझाती है कि तुम्हें याद है ना, हमारे पापा हमारी माँ को छोड़ के चले गए थे, वो कितने गलत और घटिया आदमी थे। लेकिन अपनी बहन की इस बात के साथ मिया सहमत नहीं है। मिया ये कहती है कि तुम भूल गई कि माँ ने हमें क्या कहा था कि पापा के अंदर किसी शैतानी आत्मा ने अपना कब्जा कर लिया था और उसी ने पापा को हमसे दूर किया। एल्मा अपनी बहन की बात को काटती है, वो बहुत गुस्सा कर रही है। वो कहती है माँ ने सिर्फ पापा को बचाने के लिए ये सब कहा, सच तो ये है कि पापा एक घटिया इंसान थे, इसलिए मुझे शादी से डर लगता है, तुम मेरे और रे के बीच में कभी मत आना। एल्मा काफी नाराज और गुस्से में और इन सारी बातों से अनजान रे अपने ऑफिस में उसी केस पे काम कर रहा है, यानी कि टीका वाले केस पे। डॉक्टर रे को बताती है कि टीका की बहन युन की हालत बहुत खराब है। वो बार बार सिर्फ एक ही लफ्ज कह रही है, मिस के 4 दिन और रात, उसके अलावा और कुछ नहीं कह रही। रे को समझ में नहीं आ रहा कि वो टीका के केस को कैसे सॉल्व करे, लेकिन उस बेचारे को पता नहीं था कि उसका ये केस बहुत जल्द सॉल्व होगा। कहानी हमें एक बार फिर से अपार्टमेंट की तरफ लेके जाती है। अब एल्मा अपना काम कर रही है, लेकिन तभी उसके पास 5th फ्लोर से एक आदमी आता है और वो कहता है कि मेरे फ्लोर पे प्लीज चल के देखिए, मेरे कमरे में पानी का लीकेज हो रहा है। एल्मा उसके कमरे में जाती है, सच में उसके कमरे में लीकेज हो रहा है। वो आदमी कहता है कि टीका ने भी पहले कंप्लेन की थी और अब मैं भी कंप्लेन कर रहा हूँ। एल्मा पूछती है टीका कौन। वो आदमी उसे बताता है कि तुम्हें पता नहीं, वही लड़की जो यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से मरी थी। वो आदमी एल्मा से कहता है मुझे इन सारी बातों से कोई मतलब नहीं, मैं अपनी बेटी को लेके कुछ दिन के लिए यहाँ से बाहर जा रहा हूँ और जब तक मैं लौटूं तो प्लीज ये सब ठीक कर देना। एल्मा मान जाती है कि वो यही सब करेगी। वो आदमी तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन एल्मा को समझ में नहीं आ रहा कि इस कमरे में लीकेज आखिरकार हो कहाँ से रही है। वो भी वही गलती करती है जो गलती टीका ने की थी। वो भी फैसला करती है कि वो इस कमरे के ऊपर वाला कमरा यानी कि 610 में जाके चेक करेगी। पहले वो अपने साथ टेक्नीशियन को बुलाती है, लेकिन टेक्नीशियन उसे मना करता है और कहता है कि वो फ्लोर बंद है, वहाँ पर कोई नहीं जा सकता, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। आल्मा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वहाँ पर उसकी बहन मिया आती है जो कि अपने डांस क्लास से आज वापस लौटी है। वो बहुत खुश है। एल्मा अपनी बहन से कहती है चलो तो मेरे साथ 6th फ्लोर, वहाँ पर मुझे कुछ चेक करना है। एल्मा और मिया दोनों के दोनों 6th फ्लोर में जा रहे हैं और ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। वो फ्लोर पूरी तरीके से बंद है, वहाँ पर कोई नहीं है। मिया को डर लग रहा है, लेकिन एल्मा अभी भी अंदर जाती जा रही है। वो 610 के करीब पहुँचते हैं और उस कमरे के अंदर से आवाज आती है कौन है बाहर, अंदर आओ ना, मैं हूँ मिस के। उन्हें लगता है कि शायद यहाँ पर कोई रहता है। वो दोनों भी वही गलती कर देते हैं जो गलती टीका ने की थी। वो दरवाजा खोलते हैं, अंदर एक औरत और उसकी बेटी है और वो औरत उन्हें देख के कहती है 4 दिन और रात। वो औरत को देख के दोनों समझ जाते हैं कि वो कोई इंसान नहीं है। वो भागते हुए अपने कमरे की तरफ जाते हैं, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है और खौफनाक सफर तो अब शुरू हुआ है। धीरे धीरे कहानी और भी खौफनाक बनती जाएगी। अगले दिन एल्मा अपना काम कर रही है और मिया अपने डांस क्लास में जा चुकी है। वो जिससे डांस सीखती थी वो एक औरत थी, उसका नाम था रिनी। उसके पास कई सारे मार्क्स थे जो कि वहाँ के प्रोफेशनल डांसर डांस करते वक्त पहनते थे, लेकिन मिया को पता नहीं था कि रिनी के अंदर एक ताकत भी है, आत्माओं को देखने की ताकत। मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि रिनी भी इस कहानी का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनेगी। लेकिन फिलहाल तो हमें अभी आल्मा के पास वापस जाना पड़ेगा। आल्मा काम कर रही है, लेकिन तभी आल्मा के डेस्क से कील गिर जाती है और उसकी कील जमीन में एक निशान बनाती है। पहला दिन, यानी कि आज पहला दिन है और
तभी आलमा के पास एक कॉल आता है और वो कॉल उसी आदमी के कमरे से आ रहा है जो कि आदमी आलमा के पास शिकायत लेके आया था। आलमा उसके कमरे की तरफ जाती है और देखती है कि वहाँ पर एक बच्ची है। उसे लगता है कि वो आदमी अपनी बच्ची को यहाँ पर छोड़ के क्यों गया है। वो बच्ची आलमा को देखती है और कमरे की तरफ भाग जाती है। आलमा जब कमरे को खोलती है तो वहाँ पर वही औरत है और वो उस बच्ची का बाल में कंघी कर रही है और वो आलमा को कहती है, मरोगी, तुम भी मरोगी, तुम्हें भी मैं तरपा तरपा के तुम्हारे शरीर को अलग कर करके मारूंगी। आलमा डर जाती है, वो चिल्लाते हुए वहाँ से भागती है। अब मिया भी वहाँ पर आ चुकी है। सारे अपार्टमेंट वालों को पता चल चुका है कि यहाँ पर एक भूत है और कुछ देर के बाद वहाँ पर रे भी आ जाता है। सारे अपार्टमेंट वाले वहाँ से अपार्टमेंट खाली करके जा रहे हैं, लेकिन वुलेन और ईमान सबको समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब तो मान जाते हैं, लेकिन रे अब भी उन दोनों से सवाल कर रहा है कि ऊपर 610 में आखिरकार है कौन, कौन है वो औरत, कौन है उसकी बेटी, सच बताओ वरना मैं तुम्हें अभी के अभी अरेस्ट कर लूंगा। अब उन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो उन्हें सच बताते हैं कि 4 साल पहले यहाँ पर एक औरत नादिया अपनी बेटी नूरी के साथ रहने के लिए आई। कुछ दिन के बाद वो लोग यहाँ से चले गए, लेकिन वो लोग जैसे ही यहाँ से गए उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों मर गए। और तब से पता नहीं क्यों उनकी आत्मा उस फ्लोर में कैद है, इसलिए हमने उस फ्लोर को बंद किया था। हमने एक बाबा को बुला के उस फ्लोर से आत्मा को भगाने की भी कोशिश की, लेकिन कोई भी बाबा उस आत्मा को भगा नहीं पाया। उस बाबा ने हमें समझाया कि इस फ्लोर पे कभी मत जाना और तब से हमने उस फ्लोर को बंद किया है। ये सारी बातें सुन के रे कहता है, मैं जा रहा हूँ उस फ्लोर में, देखता हूँ वहाँ क्या है। लेकिन आलमा रे को मना कर देती है कि प्लीज वहाँ मत जाओ, मिया की डांस क्लास का वक्त हो चुका है, मैं मिया को लेने के लिए जा रही हूँ और तुम यहीं पर रहना। आलमा तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसे पता नहीं है कि आगे की कहानी में क्या होगा। आलमा के जाने के बाद रे ये कहता है कि मैं उस कमरे में जाऊंगा और देखूंगा कि वहाँ पर क्या है। रे वुलैन और ईमान को लेके उस कमरे में चला जाता है और उस कमरे में भी उसे वही औरत दिखती है जो कि कहती है 4 दिन और रात। अब रे भी डर जाता है। अब रे के पास भी उतना ही वक्त बाकी है, यानी कि 4 दिन और चौथे दिन के रात वो दोनों माँ बेटी रे के भी शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसे भी मार देगी। अब रे को भी इन सारी बातों पे यकीन हो चुका है, लेकिन उसे पता नहीं था कि आत्मा सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि कहीं और भी थी। मिया अपने डांस क्लास में प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन तभी वो ये देखती है कि उसका रिफ्लेक्शन कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। वो समझ जाती है कि आईने में उसका रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि वही आत्मा है। वो दोनों माँ बेटी की आत्मा आईने से बाहर निकलती है, लेकिन इससे पहले वो मिया को मार पाती वहाँ पर आलमा और रीनी आ जाते हैं और मिया बच जाती है। अब रीनी उन दोनों बहनों को कहती है कि मैं आत्मा को देख सकती हूँ, मैंने देखा कि वो दोनों आत्मा तुम लोगों को परेशान कर रही है। मैं एक इंसान को जानती हूँ जो कि शायद तुम्हारी मदद कर सकता है, उसका नाम है सुकमो। वो दोनों बहनें बहुत डर चुकी है। वो अपार्टमेंट की तरफ लौटती है और तब रे उन्हें बताता है कि उसने भी उस औरत को देख लिया है और अब उसके पास भी बहुत कम वक्त है। अब उन सब के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो सुकमो को बुलाते हैं। सुकमो भी उस कमरे से उस आत्मा को हटा नहीं पाता। वो उनसे कहता है कि मुझे इस आत्मा से बात करनी है, लेकिन बात करने से पहले मुझे इस आत्मा का कोई सामान चाहिए जिसका इस्तेमाल करके मैं इनसे बात कर सकूं। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग इन लोगों का सामान कहां से लाके दे। ऐसी वक्त बीत जाता है और आज है दूसरा दिन। आलमा बहुत परेशान है। तभी उसके पास एक कॉल आता है। ये कॉल मिया का है। मिया कहती है पूल के पास आओ ना, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। आलमा पूल के पास जाती है, लेकिन वहाँ तो कोई है ही नहीं। वो वहाँ से मिया को कॉल करती है। मिया कहती है मैंने कब तुम्हें बुलाया, मैंने तो तुम्हें कभी कॉल किया ही नहीं। आलमा समझ जाती है कि ये कॉल मिया का नहीं बल्कि किसी और का था और आलमा बिल्कुल सही थी, क्योंकि वो शैतानी औरत आलमा को पानी के अंदर खींच लेती है। आलमा तो पानी के अंदर डूब रही है, लेकिन मिया जो कि आलमा की फिक्र करते हुए पुल के पास आती है। वो देखती है पुल के पास तो कोई है ही नहीं, लेकिन तभी पुल से आलमा निकलती है। लेकिन वो आलमा नहीं बल्कि आलमा के शरीर पे कब्जा की हुई वो औरत थी। उसने आलमा के शरीर पे कब्जा किया हुआ है और उसने एक डांसिंग मास्क भी पहना हुआ है जो कि यहाँ के ट्रेडिशनल डांसर पहनते हैं। उसके बाद वो औरत मिया के ऊपर भी हमला कर देती है, लेकिन इससे पहले वो औरत मिया और आलमा दोनों को मार पाती। रे और बाकी सब वहाँ पर आ जाते हैं। वो उन दोनों को बचा लेते हैं। वो दोनों तो बच चुके हैं, लेकिन अब उनके पास एक सुराग है। वो इस मास्क के बारे में पता करने के लिए रीनी के पास जाते हैं। रीनी कहती है कि ऐसे मास्क तो बस एक ही इंसान बनाता है, उसका नाम है सतायु। तुम लोग उससे जाके मिलो, उससे जाके बात करो। आलमा ये फैसला करती
है कि वो रे के साथ सताइयों के घर जाएगी क्योंकि धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा है। वो अपनी बहन मिया को वुलान और एमान के पास छोड़ के सताइयों के गांव में जाते हैं। फाइनली वो सताइयों तक पहुंच जाते हैं। वो सताइयों से उस मार्क्स के बारे में पूछते हैं और उस मार्क्स के बारे में सुन के सताइयों चौंक जाता है। वो कहता है कि ये मार्क्स तो मैंने सिर्फ एक लड़की के लिए बनाया था। अगर तुम्हें जानना है कि वो लड़की कौन है तो चलो उसके माँ के घर। उसकी माँ इस गाँव की सबसे अमीर औरत है। उसका नाम है सुकमा देवी। वो लोग सुकमा देवी के पास जाते हैं लेकिन सुकमा देवी उन लोगों से बात करने से इनकार कर देती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि ये ऐसा क्यों कर रही है। तब उस घर की मेड एल्मा और रे को बताती है कि सुकमा देवी अपनी बेटी सुगिंग से बहुत प्यार करती थी। वो उसे डांसर बनाना चाहती थी। सुगिंग एक बहुत अच्छी डांसर थी और इसलिए सताइयों ने उसके लिए वो मार्क्स बनाया था। लेकिन एक दिन सुकमा को ये पता चला कि उसकी बेटी माँ बनने वाली है। उसने किसी आदमी से प्यार कर लिया है और अब वो उसके साथ रहना चाहती है। सुकमा ने अपनी बेटी से कहा कि या तो तुम मुझे चुनो या फिर उस आदमी को, और उसकी बेटी ने उस आदमी को चुना और वो उसका घर छोड़ के चली गई। तब से लेकर अब तक सुगिंग के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर उस औरत का नाम सुगिम है तो नादिया और नूरी कौन है। आलमा को ये तो शक हो चुका है कि सुगिम और नादिया एक ही है। वो उस मेट से कहती है कि क्या उसका मार्क्स हमें मिल सकता है। उसकी मेट सुगिम का मार्क्स आलमा को दे देती है। अब उन दोनों के पास एक ऐसा सामान था जिसका इस्तेमाल करके सुकमो उस औरत और उसकी बेटी की आत्मा से बात कर सकता है। वो दोनों मार्क्स लेके शहर की तरफ जा रहे, लेकिन तभी अचानक एक ट्रक आता है और उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और ट्रक वहां से भाग जाता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि ये कौन था। किसी तरह से वो बच के उस मार्क्स को लेके सुकुमो के पास पहुंचते हैं। सुकुमो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सुगिंग से बात करने की कोशिश करता है और सुगिंग उसे सब कुछ दिखाती है, कैसे एक आदमी ने उसे और उसकी बेटी को मार दिया था और शायद उनकी लाशों को 610 में ही दफनाया है और इसलिए उनकी आत्मा आज भी उस अपार्टमेंट में। सुकुमो उन दोनों को समझाता है कि अगर तुम्हें उस आत्मा को वहां से निकालना है तो पहले उनके शरीर को वहां से बाहर निकालो और उनका अंतिम संस्कार करो। अब उन लोगों को एक रास्ता मिल चुका था। आलमा रे और सुकुमो को लेके अपार्टमेंट की तरफ लौटती है। अब अपार्टमेंट से सब कुछ जा चुके हैं। सबको पता चल चुका है कि यहाँ पर एक बेटी और एक माँ की आत्मा रहती है। वुलैन और एमान भी बहुत परेशान है। वो दोनों वहां आते हैं और कहते हैं मिया कहाँ है। वो कहती है मिया अपने कमरे में आराम कर रही है। वो लोग सब कुछ वुलैन और एमान को बता देते हैं। वो लोग कहते हैं चलो ये हमारे साथ 6th फ्लोर, वहां पर हम जाके सुगिंग और उसकी बेटी की बॉडी को ढूंढेंगे और जैसी हमें उसकी बॉडी मिलेगी हम उसे दफना देंगे। आज तीसरा दिन है। वो सब कोई 6th फ्लोर पे जाते हैं, लेकिन तभी अचानक एक साया सुकमो के ऊपर हमला कर देता है, उसके बाद रे के ऊपर और फिर आखिरी में अल्मा के ऊपर हमला कर देता है। और ये और कोई नहीं बल्कि वुलैन और उसका पति एमान है। लेकिन ये दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो दोनों इन तीनों को बांध देते हैं। अगले सुबह उनकी आंख खुलती है और आज है चौथा दिन। एल्मा को बहुत डर लग रहा है। वो कैसे कैसे करके अपने हाथ पैर को खोलती है। रे भी अपने हाथों को खोलता है। वो लोग दिखते हैं कि वुलैन और एमान ने मिया को भी बांध दिया था। वो लोग मिया को भी बचाते हैं। सुकमो की हालत बहुत खराब है, लेकिन मरने से पहले सुकमो कहता है मुझे मार्क्स दो, मैं उस मार्क्स को पहन के सारी सच्चाई जानने की कोशिश करूंगा। वो उस मार्क्स को पहनता है और एगिंग उसे सारी सच्चाई दिखा देती है कि उसने जिस आदमी से प्यार किया था वो और कोई नहीं बल्कि एमान ही था। एमान ने पहले उस बेचारी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसे इस अपार्टमेंट में लेके आया, लेकिन धीरे धीरे करके एमान की सारी असलियत खुलती गई और फिर उसका एक औरत से अफेयर हो गया और वो और कोई नहीं बल्कि वुलैन ही थी। जब सुगिंग को ये सारी बातें पता चली तो उसने फैसला किया कि वो एमान को छोड़ देगी, लेकिन एमान ने सुगिंग और उसकी बेटी दोनों को मार दिया। पहले दिन तो उन्हें मारा, दूसरे दिन उन्हें एक फ्रिज में रखा, तीसरे दिन उन्हें एक बाथटब में रखा ताकि महक नहीं आए और चौथे दिन उनके टुकड़े टुकड़े करके उन्हें इस अपार्टमेंट में दफना दिया एक दीवार के पीछे। सुकमो ये बता देता है कि दीवार के पीछे उनकी लाश है, उनकी लाश को आजाद करो, वो लोग भी आजाद हो जाएंगे। और उसके बाद सुकमो मर जाता है। रे, एल्मा और मिया तीनों 610 की तरफ जा रहे। वुलैन और ईमान भी उन तीनों को देख लेते हैं। वो दोनों जानते थे कि अगर ये लोग बच गए तो उनका राज पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। अब वो दोनों इन तीनों के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन ये तीनों वुलैन और ईमान को बेहोश करके उस कमरे की तरफ पहुंचते हैं। अब बहुत देर हो चुकी है, लगभग रात हो ही चुकी है। वो लोग दीवार तोड़ने की कोशिश करते जा रहे, लेकिन अब रात हो चुकी है और वो माँ और बेटी वहां पर आ चुके हैं। वो मिया को उठाते हैं। अब वो मिया के शरीर
शरीर के टुकड़े टुकड़े करने वाले, लेकिन इससे पहले वो लोग ऐसा कर पाते। फाइनली एल्मा और रे उनकी बॉडी को बाहर निकाल देते हैं और ऐसा करके वो तीनों तो बच जाते हैं। वो तीनों तो बच गए, लेकिन वुलैन और एमान का क्या होगा? अब सुगिंग और उसकी बेटी वुलैन और एमान के पास जाते हैं और उन दोनों को तरपा तरपा के मार देते हैं। अगली सुबह एल्मा अपनी बहन मिया और रे के साथ इस अपार्टमेंट को छोड़ के जा रही है, लेकिन आज भी सुगिंग और उसकी बेटी की आत्मा उस अपार्टमेंट में कैद है, क्योंकि उसकी माँ सुकमा ने अब तक उसे माफ नहीं किया है और जब तक वो उसे माफ नहीं करेगी तब तक उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। ये कहानी किसी मूवी की कहानी नहीं बल्कि रियल कहानी है। आप लोग भी जरूर बताइएगा, क्या आप लोग किसी ऐसे अपार्टमेंट में जाना चाहेंगे या नहीं? तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।